आज हम बात करेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी पे, या आम ज़ुबान में कहा जाए ट्यूब के अंदर हमल या ट्यूबल हमल पे कि ट्यूब के अंदर हमल हो जाता है, उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी पे, या आम ज़ुबान में कहा जाए ट्यूब के अंदर हमल या ट्यूबल हमल पे कि ट्यूब के अंदर हमल हो जाता है, उस पर बात करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के फेनोमेना को समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी प्रेगनेंसी ठहरती है तो जो एग और स्पर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होती है या उनका जो मिलाप होता है वो ट्यूब्स के अंदर होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, हर नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि वो ट्यूब्स के अंदर होता है। फिर ये जो फर्टिलाइज एग होता है या न्यूली फॉर्म एम्ब्रियो से कह लो, ये यूट्रस की तरफ मूव करता है और इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं जो ट्यूब के अंदर, ट्यूब की लाइनिंग के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं या सीलिया जिसे हम कहते हैं। इनकी एक मूवमेंट होती है, वो यूट्रस की, वो जो सीलिया की मूवमेंट होती है वो उस फर्टिलाइज ओवम को पुश करती है यूट्रस की कैविटी के अंदर। और जब वो प्रेगनेंसी 3 से 4 दिन की हो जाती है या मैक्सिमम 5 डेज़ का जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की कैविटी में आके गिरता है और फिर जो जहाँ पर वो गिरता है वहीं पे अपनी जड़ें बना के इम्प्लांट होके प्रेगनेंसी फर्दर नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज ओवम होता है या एम्ब्रियो होता है ये कैविटी तक पहुँच ही नहीं पाता, ये ट्यूब के अंदर ही स्टक हो जाता है। और ज़ाहिर बात है कि उसके 3 to 4 डेज़ के अंदर इसे हर हालत में कैविटी के अंदर पहुँचता है। वो कैविटी में नहीं पहुँचता, प्रेगनेंसी तो बढ़ रही है तो ये वहीं पे रुक जाता है और अपनी जड़ें बनाना शुरू कर जाता है और वहीं पे प्रेगनेंसी एडवांस होना शुरू हो जाती है या बच्चे की ग्रोथ शुरू हो जाती है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ट्यूब्स के बजाय कि वो ट्यूब्स की कैविटी की तरफ जाए, वो उल्टा पेट के अंदर जाके गिर जाता है, यही और पेट के अंदर जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर प्रेगनेंसी अपनी जड़ें बनाना शुरू कर देती है और आगे प्रेगनेंसी एडवांस होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जो ऐसे पेशेंट का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस के अंदर एम्प्टी होता है, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नज़र नहीं आती, बल्कि हमें जो प्रेगनेंसी की सैक होती है, जो हमल की शुरू की जो थैली होती है, ये बाज़ का छोटा सा बेबी भी इसमें बनना शुरू हो जाता है। हमें या तो वो ट्यूब्स के अंदर नज़र आ सकता है या बाज़ का पेट के अंदर यूट्रस के पीछे ओवरी के साथ जुड़ा हुआ या ओवरी के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। इसको कहते हैं एक्टोपिक, कि जब प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है बल्कि यूट्रस से बाहर, यूट्रस की कैविटी के अंदर नहीं ग्रो की, या यूट्रस की कैविटी के अंदर नहीं बल्कि यूट्रस से बाहर कहीं भी ग्रोथ कर रही है, इसको एक्टोपिक कहते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी 90 से 95% ट्यूब्स के अंदर ही होती है और 5% केसेस में हमें ओवरीज में मिल सकती है, पेट के अंदर होती है, नज़र आती है, या पेट यूट्रस के पीछे नज़र आती है। अब आगे बात होती है कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी एक्टोपिक होती क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी भी फ़ीमेल को एक्टोपिक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। या इसमें सबसे पहले हैं हमारे पास जो टॉप में आती हैं वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फेक्शन। इसमें आ जाती हैं जो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया। जब इनको अनडायग्नोज छोड़ दिया जाता है या प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता तो ये इन्फेक्शन क्या करता है, यूट्रस के अंदर होता हुआ फिलोपियन ट्यूब से होता आपके पेल्विक ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर देता है, डैमेज कर देता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, सोजिश होता है। और जो सोजिश होती है और जो सीलिया की मूवमेंट होती है, जो यूट्रस के अंदर बाल होते हैं, ये सीलिया जिसे हम कहते हैं, जो कि फर्टिलाइज एग को मूव कराते हैं, उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है। यही बात है कि जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में नहीं पहुँच पाता बल्कि ट्यूब्स के अंदर ही स्टक हो जाता है और वहीं पर बढ़ना शुरू कर जाता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सूरत में हमारे सामने आता है। इसके अलावा जो दूसरी काज हो जाती है, जो मोस्ट है हमारे कम्युनिटी में, वो है पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी।
टीबी का लफ्ज़ सुनते ही हमारे समझ में आता है कि ये तो सिर्फ फेफड़ों की होती है। नहीं, हर ऑर्गन की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है और फीमेल्स में पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है। ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स में अक्सर हिस्ट्री रहती है कि इनको लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, वीकनेस होती है, वो वीक होते हैं या उनको वेट लॉस की हिस्ट्री भी साथ होती है। और ऐसे पेशेंट को जो पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उनके पेल्विक ऑर्गन भी डैमेज होते हैं, फिलोपियन ट्यूब डैमेज होता है, उनकी नॉर्मल एनाटमी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जो ज़्यादा काज है, वो है एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस क्या होती है? एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो यूट्रस के अंदर के लाइनिंग के सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली यूट्रस के बाहर बन जाते हैं या ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे वो ट्यूब्स के अंदर भी बन सकते हैं, वो बच्चेदानी के बाहर भी बन सकते हैं, ओवरी के ऊपर भी बन सकते हैं। और जब हर फीमेल को जब हर साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है तो वो सेल्स भी ब्लीड करते हैं। नॉर्मल जो मेंसेस का ब्लड है वो तो यूट्रस के रास्ते निकल जाता है, लेकिन ये ब्लड अंदर स्टॉक हो जाता है क्योंकि इनका निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये फिर जो कलेक्टेड ब्लड होता है ये इन्फेक्शन का चांस बनता है, इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन के बाद उसमें एडियन बनती है, सोजिश आती है और चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, जिसकी वजह से कहते हैं जो नॉर्मल एनाटमी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो अगर प्रेगनेंसी इस सूरत में होती है तो वो प्रेगनेंसी के एक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज एग है वो चांस होता है कि वो कहीं ना कहीं आकर फंस जाएगा या वो स्टक कर जाएगा या उसकी आगे जो मूवमेंट है टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसके बाद इसके अलावा और बहुत सी काजेज़ हैं, इसमें आ जाती हैं हमारी IUCDs, जो डिवाइसेस के यूट्रस पे रखी जाती हैं वक्फे के लिए, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं कॉपर टी है, मल्टी लोड हैं, बहुत सारी हैं। ये भी बाज़ का इन्फेक्शन का चांस कर देती हैं, इन्फेक्शन का रिस्क कर देती हैं, या इनके यूट्रस कैविटी में पड़े होने की वजह से भी इन्फेक्शन का रिस्क होता है। और फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो यूट्राइन कैविटी तक नहीं पहुंचती और एक्टोपिक में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टोपिक बनकर जो सामने आती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं और बाज़ का होता है कि कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है ट्यूब्स के अंदर, कि बाज़ का कोई एबनॉर्मल ओपनिंग है या उसके साथ कोई पॉलिप है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो था वो आगे नहीं जा पाया, या उसके अंदर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग की वजह से जैसे कोई और जो ग्रोइंग बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है वो बजाय आगे जाने के उस साइनस में या उस सुराख में फंस जाता है और वहीं पे फर्दर ग्रोथ करके एक्टोपिक की शक्ल में हमारे पास सामने आता है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? ये वाले पेशेंट यूजुअली में प्रेजेंट करेंगे, एक तो इनकी हिस्ट्री होती है कि इनको सिर्फ 1.5 से 2 महीने का मेंसेस ना आने की हिस्ट्री होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, हैवी नहीं होती। अक्सर को पता होता है कि इनको प्रेगनेंसी है, UPT पॉजिटिव होती है और बाद में उनको इवन पता भी नहीं होता, बस एमिनोरिया की हिस्ट्री ज़रूर होती है, चाहे वो 1 वीक की क्यों ना हो। दूसरा पेन की हिस्ट्री हो सकती है, जब इसलिए कहा जाता है, और जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैविटी में प्रेगनेंसी नज़र नहीं आती, बल्कि बाज़ का होता है हमें कैविटी के बाहर ही कोई सिस्ट नज़र आ सकती है, कोई एबनॉर्मल कलेक्शन नज़र आ सकती है, और जो कि एक्टोपिक की तरफ ज़्यादा इंक्वायरी करती है या एक्टोपिक तरफ ज़्यादा डायग्नोसिस को लेके जाती है। इसके अलावा बाज़ का पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में कि सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेल हुई हुई है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, और वही एमिनोरिया की हिस्ट्री ज़रूर होती है। जब उनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं या बीटा SHG लेवल कराते हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, इनका बीटा SHG ज़्यादा होता है। और जब उनका स्कैन किया जाता है तो पेट में पानी होता है, असल में वो पानी फ्लूइड नहीं होता, वो ब्लड होता है। और इसमें होता है कि अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रही है हमें, जिसको बेशक 5 से 6 दिन बाद हफ्ते का एमिनोरिया है या ज़्यादा का है, लेकिन वो 2 मोर देन 8 वीक बहुत लाइकली कि कम होता है, 8 वीक से ज़्यादा का नहीं होता ज़्यादातर में, और पेशेंट पेल है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, स्कैन पे फ्लूइड है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो वो डायग्नोसिस को कंफर्म कर देती है कि जो ट्यूब हमल ट्यूब में है और ट्यूब फट चुकी है, क्योंकि
यूट्राइन कैविटी में तो प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन उसको साथ वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही होती है, लेकिन वो माइल्ड होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये है इस तरह, या तो पेशेंट हमें इस एमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं या माइल्ड सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंस आती है कि बुकिंग स्कैन क्यों ज़रूरी है। इसलिए जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको एक बुकिंग स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए कि जैसे प्रेग्नेंट हो आप तकरीबन प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है, कहीं बाहर तो ग्रोथ नहीं कर रही। क्योंकि एक्टोपिक का जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, ये हमारा टाइम ऑफ डायग्नोसिस कि किस वक्त पता चला, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट आ ही इमरजेंसी में रहा है तो फिर उसकी सर्जरी करना मस्ट है। लेकिन अगर हमें पेशेंट इससे पहले पता चल जाता है कि एक्टोपिक है तो हम उसको मेडिकली मैनेज करके उसको ऑपरेशन के रिस्क से बचा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास अब इसकी मैनेजमेंट दो, या तो उसको मेडिकली मैनेज करेंगे मेडिसिन के ज़रिए, या दूसरा सर्जरी ऑप्शन है। सर्जरी तो उसी सूरत में ऑप्शन होती है। अब मेडिकल में पेशेंट कौन सा फिट होता है? ऐसा पेशेंट जो कि स्टेबल है, अभी मतलब उसके ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी पल्स ठीक आ रही है, और अभी जो प्रेगनेंसी है वो फटी नहीं है, पेट में कोई फ्लूइड या पानी नहीं नज़र आ रहा, हमने उसका बीटा एसएचजी कराया, वो बीटा एसएचजी जो टेस्ट है उसकी वैल्यू वो 1500 से कम है, 1500 से कम है। और जो सैक नज़र आती है, जो हमें एक्टोपिक सैक नज़र आ रही है, उसकी जो साइज़ है वो 35 mm से कम है। और जो उसके अंदर फीटस या फीटल का पार्ट नज़र आ रहा है उसमें अभी कोई बच्चे की एक्टिविटी या दिल की धड़कन अभी नहीं आई। और दूसरा है कि पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट को कोई लिवर डिजीज़ नहीं है, उसको कोई रेनल डिजीज़ नहीं है। और जब ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं और पेशेंट वापस मेडिकली फ़िट होता है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो मेथोट्रेक्सेट होती है, इंजेक्शन के फॉर्म में पेशेंट को लगाया जाता है। और उसके बाद हम उसको मॉनिटर करते हैं या उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने का यही होता है कि हम उसका हर चौथे दिन पे जाके दोबारा से बीटा एसएचजी लेवल करते हैं। अगर बीटा एसएचजी की वैल्यू 20% तक उसने में रिस्पांस दिया कि कम हो गई है तो मीन्स जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव है, काम कर रहा है। फिर हम उसको अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको लेके चलता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता विजिलेंट मॉनिटरिंग से ये पेशेंट ठीक हो जाता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये पेशेंट हमारा इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरा तो उसको ज़रूर सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी की भी आगे कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। अगर तो पेशेंट आया है हमारे पास इमरजेंसी में फटने के साथ, तो ऑब्वियसली हमें उसकी जो ट्यूब्स है वो डैमेज करनी पड़ेगी, मतलब ट्यूब्स को हमें निकालना पड़ेगा, हम उसकी ट्यूब सेफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेशेंट पहले आ जाता है तो हम सर्जरी के ज़रिए उसकी ट्यूब को सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा इंसिजन देके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो प्रेगनेंसी के चीज़ें हैं उनको निकाल लेते हैं, और जो बाकी ट्यूब बच जाती है और ख़ुद ब खुद हील हो जाती है। और बाज़ का होता है कि वो जो हमल है वो बिल्कुल ट्यूब के मुंह पर आया है, तो हम एक होता है कि हल्का सा मिल्किंग प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम उसको वहीं से निकाल के पेट से निकाल लेते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस तो हम तब यूज़ कर पाएंगे जब पेशेंट हमारे पास टाइम से आकर डायग्नोज हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए अर्ली बुकिंग स्कैन बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करवाया करें ताकि इस बहुत बड़े रिस्क से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर एक ट्यूब डैमेज हो जाती है तो एक तो आपका जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी का चांस है वो 50% रह जाता है, और जब पेट में ब्लड होता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी ट्यूब है वो भी डैमेज होती है, तो नेक्स्ट भी एक्टोपिक का रिस्क बढ़ जाता है। उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको आज की अच्छी लगी होगी, और कोई इंक्वायरी या आपका क्वेश्चन आपके जहन में है तो मुझसे ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।